हेलो गाइज, वेलकम टू सोम क्लासेस। मैं पीयूष सर। आज बात करने वाला हूं मैं आपके वैक्बुलरी से पार्ट 5 यानी कि आइटम्स और फ्रेज के बारे में, लोकोक्तियां और मुहावरों के बारे में। मैंने अब तक आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोपोन्स और अभी कल के ही लास्ट वीडियो आपकी क्या थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया। यानी कि आपके जो 14 मार्क्स में से थे, जिसमें से मैंने आपको 11 मार्क्स कंप्लीट बता दिया। आज आपको पढ़ना क्या है, आइटम्स और फ्रेज। अब ये पार्ट 5 में आप देखेंगे कि आइटम्स और फ्रेज कैसे, जैसा कि हिंदी में आप कहते हो क्या कि 9 2 11 हो जाना, फिर अर्थ लिखते हो कि भाग जाना, यानी हिंदी का अर्थ हिंदी में फिर प्रयोग करते हो आप उसको अपनी भाषा में कि चोर को, ये पुलिस को देख के क्या हुआ, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो यानी कि ये भाग गया के एक जगह आप मेन वर्ड क्या अर्थ नहीं यूज करना, जैसे वहां भाग गया तो भाग गया नहीं यूज करना, यानी क्या कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी कि मेन फ्रेज यूज करना है। जैसा कि यहां आप देख रहे हो कि ये फ्रेज है और ये इसकी मीनिंग है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मीनिंग होनी चाहिए। यानी कि अब आप यहां एट 6 एंड 7 है तो आप इन डिसऑर्डर नहीं लिखोगे कि इन डिसऑर्डर, यानी कि मेन फ्रेज आपके सेंटेंस में यूज होना चाहिए। जैसा कि पहला फ्रेज है आपका एट 6 एंड 7, यानी इसका मतलब होता क्या है इंग्लिश से, इंग्लिश में अर्थ, ये बस आपको समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है। हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, अर्थ इसका अर्थ इंग्लिश में ही लिखना है। तो इन डिसऑर्डर यानी बेतरकीब, यानी अव्यवस्थित क्रम जिसको कह सकते हो आप, तो क्या बोल सकते हो, कह सकते हो कि योर्स। अब इसका यूज करना है आपको। अब यूज क्या है, कह सकते हो कि योर सन, तुम्हारा पुत्र, केम आया, इन माई रूम, मेरे कमरे में, तुम्हारा पुत्र मेरे कमरे में आया, एंड थ्रू और फेंक दिया क्या, थिंग्स वस्तुओं को, कैसे यूज कर दो एट 6 एंड 7, तो लिख दोगे क्या एट 6 एंड 7, यानी कि देखो सेंटेंस आप यूज करो तो बस मेन फ्रेज पे आपका फोकस होना चाहिए और सेंटेंस क्रिएट ऐसा करो जिसमें वो आ जाए, एकदम सेम हिंदी की तरह होता है लेकिन लिखना इंग्लिश में होता है, तो ट्रांसलेट पे आप फोकस करो अपना। अब एट डैगर्स ड्रॉन, यानी इसका मतलब क्या होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि घोर शत्रुता, तो घोर शत्रुता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपन एनिमिटी या फर्स्ट एनिमिटी या क्लोज एनिमिटी। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ओपन एनिमिटी यानी घोर शत्रुता। तो घोर शत्रुता की बात करें तो हिस्ट्री की तरफ बढ़े तो हिस्ट्री में आजकल के लोग क्या है, शत्रु दिखावे के लिए, क्योंकि कुछ शत्रु है नहीं, बस स्वार्थ आए सब लोग क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो एट ड्रैगन्स डन ओपन इट, तो कह सकते हो कि यूज करो महाराणा प्रताप एंड अकबर वर at daggers drawn with each other, अब ये आपका कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही मैंने यहां क्या ईच अदर लिखा हुआ है, वर्ड से भी आप ध्यान दोगे, अगर वहां नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा ध्यान दो लोगे आप। अब है कि अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि अब कहोगे कि फूलों की सेज, तो फूलों की सेज इसका सामान्य अर्थ नहीं लेना है आपको, चूंकि ये क्या है, मुहावरा है, तो आपको कहोगे क्या, इसका इंग्लिश अर्थ क्या होगा कि क्वाइट कंफर्टेबल, यानी कंफर्टेबल मतलब पूरी तरह से आरामदायक, बिल्कुल आरामदायक। तो क्या सकते हो, लिख सकते हो क्या कि मुख्यमंत्री की जो पोस्ट है वो क्या है, फूलों की कोई सेज नहीं है, यानी कि आरामदायक नहीं है। जो वहां बैठता है वो जानता है कितना वर्क करना होता है। हाँ, अब कुछ लोग जो गलत कर रहा है उसको तो विरोध होगा ही। तो अब है कह सकते हो कि अ पोस्ट ऑफ सीएम is not a bed of roses, मेन फ्रेज आपको यूज करना है, is not a bed of
रोजेज, फुल स्टॉप। ओके, ये रहा, ऐसे ही यूज करना, ये लाइन आपको एग्जाम में नहीं लेनी है। 3 नंबर आते हैं, इसे एक एक नंबर के 3 फ्रेज होते हैं। अब आपका है ब्लैक शिप, ये बहुत ज्यादा पूछता है, अब बहुत ज्यादा पूछा है क्योंकि कुछ लोगों से भी रिलेटेड भी हो सकता है कि ब्लैक शिप यानी कि यूजलेस पर्सन, अवांछनीय व्यक्ति जिसका कोई मतलब ही नहीं है, घर में है लेकिन जिसको कह सकते हो निकम्मा लड़का, निकम्मा व्यक्ति। तो आप इसको अपने वर्क में यूज करो। जैसे आप लोग अगर पढ़े होगे द आर्ट एंड द ग्रासहॉपर की कहानी, तो उस लास्ट क्लास आपका था 11th में है, तो उसमें आपने पढ़ा है कि द आर्ट एंड द ग्रासहॉपर, क्या उसमें बोला था कि टॉम वाज अ ब्लैक शीप, यानी टॉम क्या था, एक अवांछनीय व्यक्ति था। तो वही उसी लाइन को हम चलिए रिपीट कर देते हैं, लिख सकते हैं टॉम वाज अ ब्लैक शीप इन हिज फैमिली, अपने परिवार में एक अवांछनीय व्यक्ति था। इन हिज फैमिली, यानी कि आप देखो सेंटेंस बस सोचो, वर्ड सोचोगे सेंटेंस क्रिएट होंगे, सेंटेंस सोचोगे एकदम पूरी तरह फिट बैठेगा आपका। ये वर्ड बस फ्रेज उस सेंटेंस में आना चाहिए। ओके, देखो अब आते हैं फूल्स पैराडाइज, यानी फुलिश होप, इसको इंग्लिश में कहते हैं मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, यानी ऐसा अभिलाषा जो कभी पूरा ना हो सके। तो हम कह सकते हैं टू गेट द मून, चांद को पाना, फॉर अ कॉमन मैन इज अ फूल्स पैराडाइज। क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए चांद को पा लेना, यानी चांद पर चले जाना, क्या एक मूर्खतापूर्ण अभिलाषा उसकी। ऐसी आशा हम क्यों रखें जो हम इम्पॉसिबल है भाई। कहने को तो बहुत शेरो शायरियां मार सकते हैं लोग कि हम ये कर सकते हो, भाई हम जानते हैं, लेकिन मिडिल क्लास की फैमिली, एक कॉमन फैमिली हो, नहीं जा सकता चांद पे, तो वो एक झूठी अभिलाषा रखे अपने जीवन को बर्बाद क्यों करे। तो अब ग्रीस द पॉम, इसका मतलब होता क्या, रिश्वत देना, यानी टू ब्राइब मतलब रिश्वत देना होता ही है। तो क्या आप रिश्वत देना का, अब इसको क्या लिख सकते हो, ही इज ग्रीजिंग द पॉम टू द क्लर्क, यानी वो क्लर्क को क्या कर रहा है, रिश्वत दे रहा है। आप सेंटेंस को बस सोचो, अपने आप उस वर्ड को उसमें यूज करो। अब क्या ह्यू एंड क्राई, मतलब क्या, इसका इंग्लिश सेंस क्या जाता है कि ग्रेट नॉइज, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा शोर, यानी शोरगुल। तो क्या कह सकते हो कि इन सिटी there are hue and cry, there are always hue and cry, हमेशा शोरगुल रहते हैं। क्या सिटी में क्या होता है, शहरों में हमेशा शोरगुल रहते हैं। अब है कि कीथ एंड कीन, रिलेटिव्स इसका अर्थ होता है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधी, यानी रिश्तेदार। तो आप कह सकते हो कि हमें अपने मुसीबतों में क्या होना चाहिए, अपने रिश्तेदारों पे निर्भर होना चाहिए, लेकिन जो एकदम गलत है, अपने आप पे ही डिपेंड बनो। मुसीबत हो उसी समय तो पहचान आ ही जाती है। तो क्या लिख सकते हो कि वी मस्ट डिपेंड अपॉन हिज कीथ एंड कीन, हिज कीथ, वी है तो आवर करोगे, आवर कीथ एंड कीन,
ठीक है, ये भी लिख सकते हो इन डिफिकल्टी, मुसीबतों में भी लिख सकते हो, इतना छोड़ भी सकते हो। अब अगला है नल एंड वाइड, मतलब इनइफेक्टिव, प्रभावहीन। तो यानी कोई सी भी चीज को कह सकते हो कि ये बहुत प्रभावहीन वस्तु है, या जो है जज ने इलेक्शन को प्रभावहीन घोषित कर दिया, तो ये भी कह सकते हो कि दी जज डिक्लेयर्ड द इलेक्शन इनइफेक्टिव, द इलेक्शन क्या, नल एंड वाइड। इस तरह से आपका ये क्या हुआ, 9 ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं लास्ट आइटम्स और फेज की तरफ, जो क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा साल ये पूछा हुआ है। व्हाइट एलिफेंट, इन्हें कोई सफेद हाथी को मत कह देना सफेद हाथी जाता वाक यूज कर दिए, नहीं, इसके सेंस में जाइए, वैसा सेंटेंस यूज करिए। सेंस इसका क्या, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीले। तो आप कह सकते हो कि टू बाई अ कार फॉर अ कॉमन मैन, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कार खरीदना क्या है, इज अ व्हाइट एलिफेंट, एक क्या है, बहुत खर्चीला चीज है। तो कह सकते हो टू बाय अ कार फॉर अ मिडल फैमिली is a white elephant, ठीक है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कार खरीदना क्या है, बहुत खर्चीली चीज है, क्या है, बहुत खर्चीली है। तो आप इस तरह से आप वर्ड को देखो, इस सेंटेंस को देखो जो फ्रेज का है, उसके बाद सेंटेंस क्रिएट करो, एकदम परफेक्ट होगा। ऐसे ही जो भी आए, अक्सर करके जो भी आपके पास चीजों बाकी और भी जो ऐसे आपके आइटम्स और फ्रेज है, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। इससे ज्यादा ये मैं मुझे समझाने के लिए था कि आपको समझा दूं कि लिखा कैसे जाता है मेन, क्योंकि बार बार आप ये कहते हो सर आप हमें 10 बता रहे हैं, 15 बता रहे हैं, तो मैं आपको 50 क्या बता के करूंगा। मेरा काम है कि मैं पहले आपको लिखना सिखाऊं, लिखते कैसे हैं। अगर ये आप जान गए तो उसके बाद मैं तो पीडीएफ में आपको 50, 100 कुछ भी दे सकता हूं, उसको आप तैयार कर लेना और एग्जाम में बेस्ट करके दिखाना, क्योंकि आप मेरी मेहनत क्या है, आपको कामयाबी दिला सकते। कब, जब आप भी मेहनत करोगे उतना, तब। तो इस तरह से अब आज के लिए इतना ही, और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे इस रेड आइकन में दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए गुड लक।